Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था एंड मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर 3 को फिनिश भी कर देंगे। यस, यू हर्ड इट राइट। मोस्ट प्रोबेबली देयर आर 80% चांसेस कि हम लोग आज ही के लेक्चर के अंदर, यानी जो हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का, इसी लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर 3 को पैकअप कर देंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट का। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑलराइट, नाउ यू विल से मैम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब समझ नहीं आया। ओके, आइए देखते हैं। डायमेंशंस और द फैक्टर्स, क्या बोला उसने? डायमेंशंस और द फैक्टर्स, विच मीन हम इनको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। और द फैक्टर्स constituting the business environment include economic, social, technological, political and legal conditions which are considered relevant for decision making and improving the performance of enterprise. कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसने हमें कुछ फैक्टर्स बताए। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को ये डायमेंशंस के बारे में बताया था, जब हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। उस डेफिनेशन के अंदर आपको मैंने ब्रॉड मीनिंग दिया था फैक्टर्स का, और मैंने ब्रॉडली आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे सारी चीजें कि क्या होते हैं। अब इनको हम इन डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं कि इन डिटेल एक्चुअल में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होता कैसा है, लीगल फैक्टर कैसा होता है, इकोनॉमिकल कैसा होता है। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू तो मैंने आपको वहां समझाया था, लेकिन आज हम इस टॉपिक को जो है अच्छे से लाइक थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे। अभी उसने क्या बोला, डायमेंशंस और द फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कौन से फैक्टर्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाते हैं, मतलब इसने बोला इंक्लूड। पता है, एक वर्ड होता है मीन्स, एक होता है इंक्लूड। इन दोनों में ना बहुत फर्क होता है। मीन्स का मतलब होता है सिर्फ, कि मतलब जो मैंने बोल दिया बस यही होता है। और इंक्लूड का मतलब होता है जो मैं बोल रहा हूं वो तो है ही है, इसके साथ में बाकी चीजें भी आ सकती है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर मीन्स और इंक्लूड का मीनिंग आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्कूलिंग में तो हम लोग फिर भी एक बार को मिस्टेक कर देते हैं, बट इन प्रोफेशनली जब हम प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं वहां पर ये चीजें बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। इंक्लूड एंड मीन्स बहुत बड़ा डिफरेंस रखते हैं। चलिए, उसने क्या बोला, कौन से फैक्टर्स इसके अंदर, मतलब ये तो है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं भाई, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशन विच आर कंसिडर्ड रेलिवेंट फॉर। अब इन एनवायरमेंट, इन चीजों को हम क्यों देखते हैं इन फैक्टर्स को, क्योंकि जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर फैक्टर को देखते हुए चले। लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने थे तो हमने सबसे पहले बाहर के फैक्टर्स ही देखे थे कि भाई हमारे मतलब हम हर चीज को देखते हुए ही डिसीजन अपना ले। ऑलराइट, अब देखो क्या क्या फैक्टर्स आपके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। दीज 5 एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स। याद है आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था? बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल ही था आपका सारे फैक्टर्स का। और सोचो जरा किसका था? इट वॉज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स का था, इंस्टीट्यूशंस का था और अदर रेलिवेंट फैक्टर्स का था जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं। यही था ना? तो यही हम चीज यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, जो वो फैक्टर्स थे अल्टीमेटली हम उसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, just give me a second. Alright, sorry. Yes. So ये 5 हमने पढ़े जो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं,
क्रिएट करते हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे एनवायरमेंट को पढ़ते हैं और अपने डायमेंशंस को फिनिश करते हैं। चलिए, नंबर 1 इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट। क्या है सबसे पहले आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट। नाउ मैम, व्हाट डज इकोनॉमिक एनवायरमेंट मींस? इकोनॉमिक एनवायरमेंट का क्या मतलब? देखो, आप एक इकोनॉमी में रह रहे हैं, मतलब आपके आसपास एक इकोनॉमी है, आपकी कंट्री में देखो, कहते हैं ना, इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इस कंट्री का डॉलर बहुत स्ट्रांग है, जीडीपी बहुत अच्छी है। ये छोटे छोटे इसका हमारा बैंक का इंटरेस्ट रेट ये चल रहा है, इन्फ्लेशन इतना चल रहा है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी इकोनॉमी भी तो है ना। तो जितनी भी चीजें ये इकोनॉमी सारी मिलकर हमारा क्या बनाती है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट। देखिए, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। अब जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे ना, उसमें आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी। लेकिन इकोनॉमिक एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है? ये कहना चाह रहा है कि जितना भी हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस है, अब चाहे वीक है, चाहे स्ट्रांग है, चाहे मीडिएट है, अब जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो बनाई गई है इकोनॉमी को लेते हुए, या जितने भी इकोनॉमिक चेंजेस है, ये सारा मिलकर क्या क्रिएट करती है? हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्रिएट करती है। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट चेंजेस, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का आपको पता है? शायद डी वाई से डिनोट करते हैं, जितना मुझे याद है वाई से डिनोट होती है डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, आई थिंक सो। Disposable income, stock market. Well, I'm not sure, but I guess it's the right. Stock market indices and the value of rupee are some of the economic factors that can affect management practices in a business enterprise. कहने का मतलब क्या है भाई? इंटरेस्ट रेट्स हो गए, इन्फ्लेशन रेट हो गए, डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम है लोगों की, स्टॉक मार्केट कैसी चल रही है, रुपी की क्या वैल्यू है। अभी मैंने बताया ना कि इस कंट्री का डॉलर बहुत अच्छा है, इसका रुपी की वैल्यू बहुत अच्छी चल रही है। ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती है? ये सब चीजें मिलकर बनाती है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑन बिजनेस। अब देखो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या होता है ना, ये हमने यही पढ़ लिया। इकोनॉमिक एनवायरमेंट लिखना हो तो इट्स जस्ट दिस, इतना है आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट। लेकिन अब हम पढ़े कि भाई इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंज आने से, कोई इम्पैक्ट आने से बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है। A decrease in bank rate significantly increase the demand of goods and vice versa। अब देखो, जो बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो गिर जाएंगे, इंटरेस्ट रेट गिरा दिए, तो इट सडनली इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स। देखो, जैसे आज मेरे पास बिल्कुल पैसा, मैं कंगाल, शिट मैन, मैं कंगाल हो गई। चलिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, टमाटर इतने महंगे हो गए ब्रो, कहाँ से पैसे आएंगे मेरे पास? मैं हूँ लिटरली, अभी मैं मार्केट में जाना चाह रही हूँ टमाटर खरीदने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बैंक जाती हूँ, ऐसे बैंक प्लीज आप मुझे लोन दे दो ना। बैंक कहता है ठीक है, आप 100 रुपीज ले लो, 5% के हिसाब से पर मंथ में 5% चार्ज करूंगा। एंड आई विल से हे इट्स वेरी मच, 5% बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो तुम मुझसे? एंड देन मैं आ जाती हूँ, नो यार, मैं तो 100 रुपीज वैसे ही नहीं खरीद पा रही हूँ मैंगो, सॉरी टमेटोज, तो मैं 5% इंटरेस्ट कहाँ से दूं? अब थोड़े टाइम में क्या हुआ ना, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो डिक्रीज हो गए, वो 5% की जगह 2% हो गए। मैं भागी भागी जाऊंगी और बैंक से क्या करूंगी, मैं जो लोन है वो फटाफट से ले लूंगी। अब मैंने क्या किया, लोन ले लिया, बैंक का इंटरेस्ट गिरने से मैंने लोन की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, तो मैंने क्या किया, लोन खरीद लिया। नाउ आई एम हैविंग मनी, अब मैं उस मनी से जाकर मार्केट में से गुड्स खरीद सकूंगी। सिमिलरली मेरे जैसे और लोग जिनके पास टमाटर लेने के पैसे नहीं है, एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई ये ठेला है टमेटोज का, यहाँ भी कोई नहीं आता, बट सडनली बैंक ने जैसे इंटरेस्ट रेट गिराए अपने, ये चिंटू मिंटू पिंटू पिंटी चिंटी, ये सब चले गए बैंक पे, इन सब ने इंटरेस्ट लिया और मतलब लोन लिया, और यहाँ से आते आते फटाफट टमेटो वाले के पास गए और टमेटोज खरीद लिए। अभी देख लो, बैंक का इंटरेस्ट रेट गिरा, लेकिन गुड्स की डिमांड क्या हो गई, बहुत
ज्यादा हो गई। दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है ये भी पढ़ते हैं। A rise in income of people leads to increase the demand of goods। भाई अगर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा। अब क्या है ना, अभी मेरे पास देखो इनकम इतनी आ रही है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा टमाटरों के भाव 300 किलो है कि 500 किलो। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, आई एम सुपर रिच। ठीक है, आई एम सुपर रिच और मेरे पास खूब पैसा आ रखा है। तो अगर मेरी इनकम सडनली इंक्रीज हो जाती है तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट में प्रिवेलिंग रेट क्या है, मैं उन गुड्स की डिमांड कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इनकम इंक्रीज होने से गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। लाइन थोड़ी सी मुझे इनकम्प्लीट। हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस द हाँ, हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अब अगर मार्केट में बिजनेस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा तो बिजनेस को रन करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहेगी। कहने का मतलब ये है। बट ऑल इन ऑल आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ रहा है ना कि इकोनॉमी में कोई भी चेंज आ रहा है तो उस चेंज की वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ जाता है या पर्सन टू पर्सन क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी आई एम मैं टमेटो प्यूरी का बिजनेस करती हूँ, तो मैं जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुआ मैंने फटाफट से जाकर बहुत सारा लोन ले लिया, और ताकि गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुई एंड मेरा जो बिजनेस है उस पर एकदम से इम्पैक्ट पड़ेगा और मैं टमेटो प्यूरी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर पाऊँ। गेटिंग माई पॉइंट। सो इकोनॉमिक एनवायरमेंट ये कहता है कि इकोनॉमी की जितनी भी कंडीशंस है, रेट्स है, एवरीथिंग प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, इट makes economic environment। Is that clear? I hope it is clear to you। Next up is social environment। अब देखो social environment ना as the name suggests ही सोसाइटी से रिलेटेड होगा। social environment हम बहुत जगह पढ़ते आए हैं, यहाँ पर भी सेम ही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है सोशल एनवायरमेंट में। ओके, देखिए Yeah. Social environment consists of social forces like traditions, values, social trends, fashion, wishes। मतलब सोशल एनवायरमेंट क्या है, सोशल एनवायरमेंट में जितनी भी सोसाइटल चीजें हैं ना वो आएंगी। अब देखो सोसाइटल वर्क हम क्या कर सकते हैं भाई, सोसाइटी के लिए हम क्या इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, दिवाली के टाइम पे हम इको फ्रेंडली दिवाली बना सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, प्लांटेशन नेचर को प्रमोट कर सकते हैं। ये सब चीजें क्या है, ये हम सोसाइटी के लिए तो काम कर रहे हैं। अभी क्या है, सोशल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल फोर्सेज। अब जो ट्रेडिशन हमारे यहाँ पे फॉलो होता है उसी ट्रेडिशन को हम भी फॉलो कर रहे हैं, जो वैल्यूज है यहाँ पर उन वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए हम काम कर रहे हैं, सोशल ट्रेंड जो चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो फैशन है, लोगों की विशेष है, we are working as according to the will and wish of people prevailing in society। हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। It refers to the hopes, level of education, standard of living etc। ये एक एग्जाम्पल है कि क्या होता है, जो भी होप्स हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब मिलकर क्या बनाता है, हमारा सोशल एनवायरमेंट बनाता है। द सोशल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड सोशल फोर्सेज लाइक। अब इसके अंदर कौन सी सोशल फोर्स, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट के मतलब जो हमारा सोशल एनवायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, कस्टम आ गए, ट्रेडिशन आ गए, वैल्यूज आ गए, लोगों के एथिक्स आ गए, सोशल ट्रेंड्स आ गए, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस एक्सेट्रा। अब एक सोसाइटी एक बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, अगर मैं आज एक बिजनेस खोलती हूँ एक रेजिडेंशियल एरिया में एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी कि मैं उनकी एरिया को गंदा ना करूं, पोल्यूशन ना क्रिएट करूं, तो मैं उस चीज को नजर में रखते हुए पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही। दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स सोसाइटी। मैं सोसाइटल एनवायरमेंट का ध्यान रख रही हूँ। ट्रेडिशंस define social practices that have lasted decades or even centuries। For example, the celebration of Diwali, Eid, Christmas, Guru Parv in India provides significant financial opportunities for greeting card companies, so sweet confectionery। आप देख रहे हो, कहने का मतलब क्या है यार, देखो जो जैसा फेस्टिवल आ रहा है ना, अब फेस्टिवल्स पे भी ये आर्चेस हो गया, IGP.com हो गया, फोन्स एंड बेटल्स हो गए, इन लोगों को बहुत सारा एक बहुत अच्छा फायदा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये लोग एज पर सोसाइटी ट्रेडिशन
कल्चर उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो बिजनेस उसी हिसाब से टेंड टू मूव कर रहा है, जैसे जैसे सोसाइटी में ट्रेडिशंस को मद्देनजर रखते हुए मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी, जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, ये सोसाइटी के वर्क से ही बनता है। सोसाइटी की ट्रेडिशन, कल्चर्स, वैल्यूज, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही सोशल एनवायरनमेंट हमारा बनता है। ओके, next up is technological environment. Now this is very important and this is easy also. अब देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पहले टेक्नोलॉजी कैसी थी, कि पहले हम स्क्रैच कार्ड से फोन में रिचार्ज करते थे, बट नाउ टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि आप पेटीएम खोलकर सीधा अपने मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। तो टेक्नोलॉजी भी बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, नो डाउट। तो टेक्नोलॉजी को, एनवायरमेंट को भी ध्यान रखना पड़ता है। बिजनेस, जब एक बिजनेस काम कर रहा है तो उसको टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इट रेफर्स टू इनोवेशन रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। हर बिजनेस एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ इनोवेशन होती है। बेसिकली टेक्नोलॉजी मतलब इनोवेशन। ये टाइम कहाँ से कहाँ आज आ चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ चुकी है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इंक्लूड फोर्सेस। इसे आप देखो, हर जगह पे ना हमें फोर्सेस पढ़ने को मिल रही है कि क्या है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर जगह पे फोर्सेस को मार्क करके रखो, ये लिखोगे तो पेपर में एग्जाम के अंदर मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। Like scientific improvement, innovation, which provide new ways of producing goods and services, new method and techniques of operating business. Technological environment क्या है भाई? Innovation, जो हमारे साइंस हमको बता रही है कि इस काम को इस तरीके से करो, नए नए मेथड्स को निकालना कि ये काम वैसे हो सकता है। लाइक मोमोज आप बाय हैंड बना रहे हो, हमने एक मशीन बना दी जिसमें आपको जस्ट एक मैदे का डो डालना है, मोमोज ऑटोमेटिकली बन बन के उसमें से निकलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली। पहले हाथ से बनाना पड़ता था एंड अब मशीनों से बन रहा है। सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी। तो हमने इनोवेट किया, नए वेज निकाले कि हम कैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ न्यू वे। कहाँ से हम कहाँ ट्रैवल कर कर आ चुके, लाइक पहले कहाँ थे अब कहाँ है। जो ये गैप है, ये इनोवेशन ही है और कुछ नहीं है। पहले हम लोग चॉक एंड बोर्ड के हेल्प से पढ़ाते थे, आज हम पेन एंड टैब की मदद से पढ़ा रहे हैं। दिस इज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, मेजर एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? मेजर एलिमेंट्स आइए पढ़ते हैं। डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज क्या है भाई? देखो, हम नया नया तरीका निकालते हैं किसी भी गुड्स को बनाने का। पहले चीजें हाथों से बनाई जाती थी, अब चीजें मशीन से बनाई जा रही है। सो विच मीन्स हम नए वेज निकाल रहे हैं। एंड सेकेंड, डिस्कवरिंग न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। अब हम बिजनेस को नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो भी तरीके निकाल रहे हैं। कोई नया इनोवेटिव तरीका निकालना है कि हम इस बिजनेस को, अब कई बिजनेस होते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट बस एक इनकॉर्पोरेट तो करके रख लिया, बट सारा काम ऑनलाइन ही चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ऑपरेट हो रहा है। सो नया मेथड निकालना काम बिजनेस को करने का, काम को करने का। ठीक है, नेक्स्ट अप इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। आइए, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। आई एम सॉरी फॉर द ग्लिच इन बिटवीन। चलिए, नेक्स्ट अप इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या बोलता है। ठीक है, एक्चुअली कुछ ग्लिच हो रहा है, आई एम नॉट। या, इट्स फाइन ना। चलिए, तो आते हैं पॉलिटिक। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से हमको क्या पता चल रहा है मैम?
ये कुछ पॉलिटिक्स से रिलेट कर रहा होगा, कोई जो हमारा पॉलिटिक्स है या कुछ इस चीज से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा होगा, ये हमको समझ में आ रहा है। तो देखो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड टुवर्ड बिजनेस। अब देखो यार, देखो पॉलिटिकल मतलब आपकी बीजेपी, आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस एंड बीजेपी भारतीय जनता पार्टी होती है आपकी, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, एक वो आपका एलिफेंट वाली भी है ना पार्टी। चलिए जो भी है, जितनी भी हमारी पार्टीज है जो इन करंट, अब जैसे बीजेपी इज इन इंडिया, लोग पीएम नरेंद्र मोदी जो है हमारे, अभी वो है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है बिजनेस को लेकर, दिस इज व्हाट ये आता है पॉलिटिकल एनवायरमेंट के अंदर। पॉलिटिकल कंडीशंस को देखना कि क्या कंडीशंस, अभी पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, उनका क्या नजरिया है बिजनेस को लेते हुए, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस के ऊपर, ये सब क्या है, ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट का एक हिस्सा है। इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ता है। वैसे भी जो लोग एक्सपोर्ट वगैरह का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर एक बिजनेस है उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, बट अब हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है किसी कंट्री के साथ, तो कोई बिजनेसमैन जाहिर सी बात है उस कंट्री के साथ डीलिंग नहीं कर पाएगा। तो पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट has great impact either positive or negative on business. Hence, businessmen must scan it constantly and carefully. भाई पॉलिटिकल ये लाइन आ सकती है, कौन से एनवायरमेंट को कॉन्स्टेंटली एंड केयरफुली देखना पड़ता है, दैट इज व्हाट पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। लास्ट एनवायरमेंट आपका दैट इज लीगल एनवायरमेंट। इजी है, बहुत टफ नहीं है। अब लीगल में आप क्या समझ रहे हो, लीगल में जाहिर सी बात है कुछ लीगल एनवायरमेंट की बात आएगी, कुछ लीगैलिटीज, भाई जो कोर्ट या कोई जजमेंट कुछ ऐसा सा आएगा। यू आर आप थिंकिंग द करेक्ट, देखो सही चीज सोच रहे हैं आप। लीगल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑल द एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट एंड डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज अपॉइंटेड एट सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल। भाई लीगल एनवायरमेंट में क्या आता है, जितने भी लॉ गवर्नमेंट ने पास करे हैं, कोर्ट ने पास करी है जजमेंट्स, या कोई भी जो कमीशंस होती है उन्होंने जो जजमेंट पास करी है, या कोई एजेंसीज है जिनको सेंटर या स्टेट ने अपॉइंट किया है, उन लोगों ने जो भी एक्ट्स पास किए हैं या जो भी जजमेंट पास किए हैं, ये सब मिलकर क्या बनाता है आपका लीगल एनवायरमेंट। दिस अरेंजमेंट नीड्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट various business activities such as sale, purchase, industrial disputes, etc. The business community cannot ignore legal framework as it has to perform positive or negative impact. देखो इस कहने का मतलब क्या है कि अब देखो गवर्नमेंट ने सडनली कोई लॉ पास कर दिया, अगर मान लो ये लॉ पास कर दिया, जितने भी फूड सेलर की शॉप्स हैं उन लोगों को विद इन 1 मंथ लाइसेंस लेने हैं। अगर एकदम से लाइसेंस वैसे लेने होते हैं, मान लो कोई अलग तरीके की रिक्वायरमेंट लगा देती है, लाइक कोई भी एक्ट पास कर देती है, जैसे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो बोल दिया भाई आप मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 तक ही अपनी शॉप्स को ओपन रख सकते हैं। फूड सेलर्स की शॉप को बोला जहाँ पे जंक फूड वगैरह सब मिलता है। अभी अगर वो इस चीज से अवेयर नहीं होंगे, इस लॉ से, इस रूल से अवेयर नहीं होंगे ना, तो फंस जाएंगे। अभी क्या होगा, अब अगर उनको इस रूल के बारे में पता है तो वो उस जो भी एक्शन लेंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड वो करेक्ट लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। अब अगर वो चीज ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें लगा कि हमें तो 12 बजे तक ही दुकान खोलनी है, उतना स्टॉक भी बनाएंगे, हर चीज बनाएंगे, ऊपर से लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, एंड जितना सामान बनाया 7 बजे के बाद कोई लेने नहीं आएगा तो वो वेस्ट भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, जितने भी आपके एनवायरमेंट है इनका इक्वल इम्पैक्ट है, नेगेटिव भी पड़ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो आपको हर एक फैक्टर से अवेयर रहना है कि क्या कंडीशन चल रही है पॉलिटिकल एनवायरमेंट की, टेक्नोलॉजिकल की, लीगल की, हर चीज से हमें क्या रहना है, अवेयर रहना, और हमें पता होना चाहिए। तो ये 5 थे हमारे एनवायरमेंट्स। क्या थे हमारे एनवायरमेंट्स, कौन से, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड 5th वन कौन सा है, मैं खुद भूल गई, सॉरी।
लेट मी चेक, एकदम से याद नहीं आता। पॉलिटिकल, या पॉलिटिकल इन्वॉल्व। चलिए नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है छोटा सा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई ट्राई कि हम इसी लेक्चर में कर लें पूरा। वैसे अगर हम इसको इन डिटेल पढ़ने चलेंगे तो काफी टाइम ले जाएगा ये आप लोग। देखिए मैं नोट्स दिखाती हूँ, एक बार देखो। इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन इंडिया, जिसमें हमारा आएगा लिबरलाइजेशन, फिर हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन, फिर हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन, एंड लास्ट में हमारा आता है डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, एंड डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारा हो जाता है एंड ऑफ द चैप्टर। ऑलराइट, अब अगर मैं पूरा पढ़ाने बैठती हूँ तो आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाएगा इस लेक्चर के अंदर। लेट्स सी, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी हमारी। देखिए इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन इंडिया, अब पढ़ते हैं। ये आप वैसे पता है बहुत अच्छे से उसमें इंडियन इको में भी पढ़ेंगे। द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया हैज बीन स्टेडीली चेंजिंग मेनली ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। भाई इकोनॉमिक कंडीशंस आपने देखा होगा आज से हमारे पेरेंट्स के टाइम में कैसी इकोनॉमी थी इंडिया की और आज कैसी इकोनॉमी, तो ये दिन पर दिन चेंज ही होती रहती है जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती रहती है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991। जो बेसिकली रिफॉर्म्स थे वो कब से आने स्टार्ट हुए थे? 1991 से। फॉर टेकिंग द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड स्पीडिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। हम लोग इतनी ज्यादा क्राइसिस के अंदर थे कि उस डिफिकल्टी से हमें बाहर निकालने के लिए क्या आए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए ताकि हम उन चीजों से बाहर निकले और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सके। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज बीन, क्या सेंटर था, मतलब क्या एकदम जिसपे सबसे ज्यादा कड़ी नजर रही थी वो क्या चीजें थी? दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा नजर रही थी, ये सेंटर थे हमारी पॉलिसीज का। दीज थ्री टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब हम इन्हीं थ्री टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले आ जाते हैं अपने लिबरलाइजेशन। देखो लिबरल से आपको क्या समझ में आ रहा है? लिबरल मतलब कुछ फ्रीडम से रिलेटेड होगा। लिबरल मीन्स फ्री, वी वांट फ्रीडम, समथिंग लाइक दैट, राइट। देखो इस पिक्चर में क्या दिखा रखा है, एक बंदे के हथकड़ी लगी हुई है जिसको तोड़ दिया जा रहा है। लिबर्टी इट मीन्स फ्रीडम, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ पर्सन। लिबरल मतलब जब हमने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, फाइनली जब हम लिबरलाइजेशन लेकर आए सारी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ दिया गया। यहाँ से भी बंधे हुए हैं, यहाँ से भी बंधे हुए हैं। जैसे लिबरलाइजेशन आया ये हथकड़ी भी टूट गई, ये हथकड़ी भी टूट गई, एंड हमको मिल गई फ्रीडम ऑफ, मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस। फ्रीडम मिली हमें, बहुत चीजों की फ्रीडम मिली। बेसिकली लिबर्टी का मीन्स क्या हो गया? फ्रीडम। अब बिजनेस को कैसे मिली ये अभी हम पढ़ेंगे। अब लिबरलाइजेशन इट मीन्स प्रमोटिंग फ्री मार्केट इकोनॉमी विच मीन्स रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस इन इकोनॉमी। समझ आ रहा है आपको यहाँ से कि जो इकोनॉमी थी ना उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, एंड फाइनली हम अपनी इकोनॉमी से रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं। लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन 1991, यही पढ़ा। अब देखो लिबरलाइजेशन मीन लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड ई इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन। पहले इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इतना हमने कंट्रोल कर रखा था। जैसे 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन आया हमने वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया एंड फ्रीडम दे दी, ठीक है। दे सिग्नल्ड द एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट कोटा राज। कहने का मतलब क्या, हमने एंड कर दिया लाइसेंसिंग। अब देखो आज कुछ ही बिजनेस ऐसे रह गए जहां पे लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आई गेस 5 काइंड ऑफ बिजनेस मेजरली रह गए हैं, जिसमें हमें मेन लाइसेंसिंग चाहिए। बहुत बिजनेस में चाहिए होती है अभी भी, लेकिन मेजरली 5 है। लिकर है, पेट्रोलियम है, इनसे रिलेटेड आपका रहता है जिनसे हमें मेन लाइसेंसिंग है। ये मैंने पढ़ा तो है, बाकी आपके कोर्स के अंदर ये चीज नहीं है, जो है उसी चीज को पढ़ते हैं। देखिए सो दे सिग्नल्ड द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। जो लाइसेंसिंग का सिस्टम था उन्होंने उसको हटा दिया। और इसके फीचर्स क्या रहे? अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट शॉर्ट लिस्ट। मैंने बताया एक शॉर्ट लिस्ट है जिसके अंदर अभी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी मेजर चीजों पे से लाइसेंसिंग हटा दी गई, ठीक है।
freedom in deciding the scale of business activities, no restriction on expansion and contraction of business. पहले इतनी restrictions होती थी ना कि आपको हर बंदिशें ही बंदिशें होती थी, आपको इतने से इतना भी एक्सपैंड करना है ना अपना बिजनेस, आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, कितनी जगहों से साइन कराने पड़ते थे, कितने रिक्वायरमेंट्स होती थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को भी फाइनली हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि फाइनली हम लोग इतने ज्यादा डिप्रेस्ड, एक सिचुएशन हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई थी दैट अब हम अपनी कंट्री को ऊपर लेकर जाना था, एंड फॉर दैट हमको लिबरल होना ही पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा भी था, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा हुआ लिबरलाइजेशन के आने से, इट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ लिबरलाइजेशन के आने से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले गुड्स को इधर से उधर भेजने में, उधर से इधर लाने में भी बहुत रिस्ट्रिक्शन होती थी, तो इससे भी फ्रीडम मिली। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स, भाई गुड्स का क्या प्राइस रखना है उसमें भी हमको फ्रीडम दी गई। रिडक्शन इन टैक्स रेट, लिफ्टिंग अननेसेसरी कंट्रोल, फालतू के जितने भी टैक्स लगा रखे थे और जितनी भी अननेसेसरी चार्जेस लगा रखे थे उनको हटाया गया, रेट्स को रिड्यूस किया गया। जैसे अगर पहले मान लो एग्जाम्पल ले लो, बहुत ज्यादा रेट लगता था, तो जैसे 15% लगता था अगर किसी पे, तो 15% से रिड्यूस करके 10% कर दिया गया टैक्स रेट, इस तरीके से किया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट्स है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए भी फ्रीडम दे दी गई। एंड मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, भाई जितना भी फॉरेन का पैसा इंडिया में आएगा ना उतनी ज्यादा हमारी तरक्की होगी, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारा फायदा है, जितना फॉरेन अट्रैक्शन हमको मिलेगा उतना ही फायदा है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ डूइंग ट्रेड एंड बिजनेस की हमने पूरी पूरी छूट दी, फुल फ्रीडम दी हमने बिजनेसमैन को कि जाओ अच्छे से अपना बिजनेस करो, एकदम अच्छे से हमने उन लोगों को क्या किया? प्रमोट किया। दैट इज व्हाट? दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स बीइंग फ्री, फ्रीडम दे देना मीन्स फ्रीडम, ठीक है। So here comes the end of liberalization. Next up is privatization. क्या है हमारा? प्राइवेटाइजेशन। अब देख रहे हैं इसमें कैसे लात मारी जा रही है पब्लिक सेक्टर को, और क्या बोला जा रहा है? ऑन द वे ऑफ डूइंग, ऑन द वे ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। Privatization. Now, privatization refers to giving greater role to private sector and reducing the role of public sector. सुनने में नहीं आता यार, सारी चीजें प्राइवेट, अभी भी हम सुनते हैं यार, हर चीज तो प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट चीजें रह ही कितनी गई हैं, बैंक्स भी प्राइवेट होते जा रहे हैं, बिजनेस भी प्राइवेट, ऐसा सुनते हैं यार, सारी चीजें तो प्राइवेट सेक्टर को ही दिए जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? ये अगर आपका पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर से सारे हक छीनकर, हर चीजें छीनकर हम किनको दे रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को। किसको दे रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर का रोल हम बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। रिमेंबर दिस लाइन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अब कहने का अभी आप यहाँ, ये भी कब आया? ये जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए 1991 के अंदर, तभी हम प्राइवेटाइजेशन लेकर आए थे, याद रखिएगा इस चीज। फीचर्स क्या थे? रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक का काम कम करके हम आधे से ज्यादा काम किसको दे रहे हैं? प्राइवेट को दे रहे हैं। रिड्यूसिंग फिस्कल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो जितनी चीजें पब्लिक रहेंगी उतना ही बर्डन गवर्नमेंट पर रहेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट वर्किंग, इसमें सारा वर्क प्रेशर किस पे आता है? गवर्नमेंट पे। तो जितना भी बर्डन है वो हम गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट का काम भी हम कम कर रहे हैं। देखो जितना ज्यादा काम प्राइवेट होगा, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी उतनी ज्यादा कम हो जाती है। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसका काम, उसका रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी भाई, प्राइवेट जो मोटे आदमी है, हमारे मोटा भाई जो थे,
मोटा भाई कौन है हमारे? रिलायंस वाले। भाई जितना काम आप मोटा भाई को देते जाएंगे या उनके जैसे प्लेयर्स को देंगे, वो जिनके पास पैसा है लेने के लिए, उतना ही वो इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाएंगे। आज टेलीकॉम में इंडिया इज अ वेरी गुड इन टेलीकॉम सेक्टर, इफ यू नो, टेलीकॉम में बहुत अच्छा नाम है हमारा। तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही तो है। इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड इंक्रीज द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बढ़ेगी इससे, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, बहुत चीजें जिससे गवर्नमेंट की ट्रेजरी क्या होगी, बहुत मजबूत होगी, बहुत अच्छी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का काम करके हम किसको दे रहे हैं, रोल किसका इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का। ओके, एंड नेक्स्ट अप इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स बीइंग ग्लोबल। भाई हम ग्लोबल हो रहे हैं, अब हम क्या, अपने आप को एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने वर्क का, अपने आप का एक्सपैंड कर रहे हैं हम खुद को। देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बाकी इकोनॉमीज के साथ। वर्ल्ड की जो कंट्रीज है, हम हर एक कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं। आप देखते हैं मोदी जी यूएस जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज को जा रहे हैं। ही इज इंटीग्रेटिंग आवर कंट्री विद अदर्स। अंडरस्टूड। मतलब ऐसा नहीं कि वही करके आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि इंटीग्रेट, जोड़ना, हम आपस में अपने आप को बाकी कंट्रीज के साथ जोड़ रहे हैं, वर्ल्ड के साथ हम भी उसके अंदर उनके साथ मिलजुल कर आना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ये लोग डायग्राम देखो, देखो ये इंडिया है हमारा, है ना, इंडिया देखो कितनी सारी कंट्रीज के साथ इसमें इंटीग्रेट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, टीचर्स पढ़ लेते हैं। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल कंट्री। भाई फ्री फ्लो है, कहीं से भी गुड्स आ सकते हैं, कहीं भी गुड्स जा सकते हैं, कहीं से भी गुड्स आ सकते हैं, कहीं भी गुड्स जा सकते हैं। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा यहाँ पर है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज। अब हम कहीं से भी पैसा ले सकते हैं और कहीं पे भी पैसा दे सकते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं फेमा, अंडर फेमा पढ़ते हैं हम ये चीजें। फ्री मतलब फॉरेन कंट्री से पैसा बोरो करना एंड फॉरेन कंट्री को पैसा देना, दोनों के लिए बहुत प्रोसीजर्स रहते हैं। तो हमने उसके लिए भी फ्रीडम दी गई कि भाई फ्री फ्लो है, कहीं से भी कैपिटल आ सकती है और कहीं पे भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज। भाई टेक्नोलॉजी भी कहीं से भी फ्री फ्लो है एकदम, लोगों का भी है, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहीं से भी लोग आपकी कंट्री में घूमने आ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, ओके सॉरी बट दैट्स द सेम। कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक्स इन ऑल द कंट्री। अब देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स भी हम अपनाते हैं कि उस कंट्री ने इस तरीके से किया था। लगभग इनका जो टेक्निक्स है वो सिमिलर ही रहती है। ग्लोबलाइजेशन मतलब मींस बीइंग ग्लोबल। यार जैसे बाकी कंट्रीज करती है हम भी वैसे करेंगे। अगर फ्रीडम है आज इधर से उधर घूमने जाने की, हम भी घूमेंगे। मतलब फ्री फ्लो ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, हम करेंगे। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ईज हुआ है तो हम भी वही करेंगे। मतलब हम आपस में बाकी कंट्रीज के साथ जुड़ रहे हैं, अपने आप को मिला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, ग्लोबलाइजेशन को। 1991 के अंदर ये तीन चीजें आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज एलपीजी। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी सिलेबस के अंदर था इम्पैक्ट क्या था एलपीजी का, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या था एलपीजी पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो आपके सिलेबस से कट हो चुका है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो अब हम उसको इस लेक्चर के अंदर नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। नाउ अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन तो सब आप लोगों ने लाइव देख रखा है अपने पेरेंट्स को, कैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लोगों ने कितना इसको पहले तो मतलब लोग इसके हित में ही नहीं थे कि ये हो, बट जब ये हुआ फाइनली, मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी डीमोनेटाइजेशन, लोगों की हवाइयां उड़ गई लिटरली। जो लोगों ने पैसा जोड़ जोड़ कर रखा था, आज वो भी नौबत आ गई थी कि हम एक्सचेंज कराने जा रहे हैं। तो डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 2016 के अंदर आया था। ये सब हमारे सामने ही हुआ था, तो हमें इसको प्रैक्टिकल देख रखा है, पढ़ने में इजी होगी। डीमोनेटाइजेशन हिंदी में नहीं तो आप लोगों को पता है ना, नोटबंदी।
देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट, यहाँ पे अगर आप बीजेपी का नाम साथ लिख देंगे तो बेटर रहेगा। On November 8, 2016, with profound implications for the Indian economy, the two largest denomination notes, किन दो नोट्स को बंद किया गया, दैट वाज 500 and 1000 rupees वर डिमोनेटाइज, इनकी नोटबंदी कर दी गई। This led 86% of the money in circulation invalid, but 86% ऐसी करेंसी का सर्कुलेशन हो रहा था, इनवैलिड हो गया था। इतनी करेंसी सर्कुलेट हो रही थी कि 86% सर्कुलेशन इनवैलिड हो गया था। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वॉज टू कर्ब करप्शन, counterfeiting, the use of high denomination notes for illegal activities, and especially for the accumulation of black money generated by income that has not been declared to tax authority। देखो अब क्या होता है ना, जीएसटी की बात छोड़ो, पहले सारा काम कच्चे में होता था। कच्चा समझते हैं, कच्ची पर्चियां, लोग कैश में काम करते थे। अब क्या होता था, जो एकदम से अब हमने कमाए 2 लाख, लेकिन हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताया कि हमने 50,000 कमाया है, तो 50,000 जो बाकी 1,50,000 है उसका क्या, वो हमने क्या कर लिया, वो हम खा गए, हमने छुपा लिया। जो इनकम हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने डिक्लेयर नहीं की ना, अब वो ब्लैक मनी का रूप ले लेती, क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया, हम छुपा रहे हैं उस मनी को ऑब्वियसली। तो उस मनी एकदम से डिमोनेटाइजेशन होने से क्या हुआ ना, अब जो हमारे पास 500 1000 रुपए की करेंसियां पड़ी थी, अब हम अगर उसको बैंक में चेंज कराने जाएंगे और बैंक हमारा जब डिटेल डालेगा, जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज डालेंगी, तो वो तो ये बोलेंगे इससे तो 50,000 लिखवाए थे, अब इस पर 1.5 लाख कहां से निकल कर आया। फिर उस पर छानबीन होगी, पता चलेगा, तो फिर उसको ब्लैक मनी बोल दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, और फिर काफी सारी कार्रवाई चलेगी। बेसिकली क्या था कि भाई ब्लैक मनी जितने भी लोगों के पास है ना, उसका पता निकल पाया जाए। जितने भी इलीगल वर्क हो रहे हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज लिए जा रही हैं, या इलीगल एक्टिविटी में बेनामी ट्रांजेक्शन आती हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। उस टाइम पे बहुत मनी लॉन्ड्रिंग, काले को सफेद में बहुत बनाया गया, गरीबों को बेचारों को लूटा गया, उनसे 100 रुपए के नोट ले लिए गए और उनको बोल दिया कि तुम हमें हम तुम 1000 रुपीज देंगे, तुम हमें 700 ही दे दो। इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तो इलीगल एक्टिव हर चीज का पता लगाने के लिए डिमोनेटाइजेशन लेकर आए कि करप्शन का पता चले, ब्लैक मनी का पता चले, और जितने इलीगल काम कंट्री के अंदर हुए हैं उसके बारे में पता चले। फीचर्स क्या थे इसके? Measure of tax administration. Black money holders had to declare the unaccounted wealth and pay taxes at penalty rates। वही जो ब्लैक मनी अब आ रही है, अब वो टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने आएगी, वो वाला टैक्स तो भरा ही जाएगा, साथ ही साथ तुम पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो सबसे पहला क्या है भाई, ब्लैक मनी होल्डर्स यहाँ पर पकड़े गए। टैक्स इवेजन, इंडिकेटिंग द गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन समझते हैं टैक्स की चोरी करना, एक होता है टैक्स डिक्लेयर ना करना, कि हम मतलब अमाउंट डिक्लेयर ना करना कि हमने कितनी इनकम कमाई है, और एक होता है आपका टैक्स चोरी करना, मतलब लूप होल्स फाइंड करना, ऐसे ऐसे लूप होल्स फाइंड करना, आप टैक्स चोरी कर जाओ। तो टैक्स इवेजन का पता किया गया उस समय पे। जैसे लूप होल्स बहुत तरीके से निकाले जाते हैं, जैसे आपका जब ये क्रिप्टो करेंसी आई, ये इस पे कोई टैक्स नहीं लगता था उस सबसे पहले, अब तो फ्लैट 30% लगता है, उस टाइम पे नहीं लगता था। तो लोगों ने लूप होल्स निकालने शुरू कर दिए, उसके अंदर भी लाइक लोगों का काम ही लॉ के अंदर लूप होल्स निकालना, तो लोगों ने टैक्स चोरी करना शुरू कर दिया। अब टैक्स चोरी करना और टैक्स पे ना करना, दोनों के अंदर ना बहुत फर्क है, ठीक है। मेजर ऑफ चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम बाय डिपॉजिटिंग मनी। अब जो लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करते, वो लोग भी डिपॉजिट करने की हैबिट बनाए, इसको डेवलप किया गया जब डिमोनेटाइजेशन ऐप। जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने फटाफट बैंक्स में डिपॉजिट करा लिए, या तो उन्होंने ले लिया वापस जो न्यू नोट्स थे उसकी फॉर्म में ले लिया, या उन्होंने उसी के अंदर डिपॉजिटेड रहने दिया। तो लोगों के अंदर डिपॉजिट की एक हैबिट पैदा करवाई हमने कि वो फाइनेंशियल सिस्टम पे बिलीव करें, अपनी सेविंग्स करें उसके अंदर। क्रिएट कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी फॉर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सेविंग एंड रिड्यूसिंग टैक्स इवेजन। भाई टैक्स चोरी ना हो इसलिए हमने कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी बना दी, ऑनलाइन चीजें कर दी ताकि कैश पैसा चोरी ना किया जाए, टैक्स चोरी ना किया जाए, सॉरी। अब इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन,
भाई डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आया इकोनॉमी के ऊपर, सबसे बड़ा सवाल। कि फिर से एक सेकंड मुझे लग जाएगा। अब देखो अगर हम जनरल बात करते हैं ना डिमोनेटाइजेशन का कि इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों पे, भाई लोगों पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा। एक तो हमें ब्लैक मनी होल्डर्स का पता लग गया, दूसरा लोगों को ये चीज रियलाइज हुई कि खूब सारा कैश अपने पास रखना भी इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस थे ना वो सडनली रिड्यूस हो गए थे बहुत ज्यादा। क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। या देखिए, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, interest rates, cash transactions decline, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज एंड इंक्रीज फाइनेंशियल सेविंग। सबसे पहले तो क्या हुआ भाई, कैश ट्रांजेक्शन्स को मना कर दिया गया, लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, और फाइनेंशियल सेविंग, लोगों की सेविंग्स भी इंक्रीज हो गई। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज नोट वाज नॉट रिटर्न। अब लोग जितने अमीर थे, अब कई नोट ऐसे थे जो लोगों के पास रह गए, जो लोग रिटर्न नहीं करा पाए क्योंकि वो फंस जाते या पकड़े जाते, तो कई आधे के आधे नोट तो लोगों के ऐसे ही रहते गए। तो जितनी अच्छी वेल्थ उन लोगों की थी, वो वेल्थ कैसे क्या हो गई, वो वेल्थ रिड्यूस हो गई लोगों की, क्योंकि जो मनी थी वो रिटर्न नहीं हो पाई, वो एक्सचेंज नहीं करवा पाए डिमोनेटाइजेशन में, तो प्राइवेट वेल्थ लोगों की रिड्यूस हो गई। एंड रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस थे वो डिक्लाइन। तो ये तीन इम्पैक्ट हमने पढ़े किसके, डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट पड़े हमारी कंट्री के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 एंड हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। एंड आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है बहुत अच्छी सी, प्लीज सुनते हुए जाइएगा। एंड दैट अनाउंसमेंट इज, हम लोगों ने लॉन्च किया है अपना टेलीग्राम ग्रुप, जिसपे हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे हम उन डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे आपके उसी ग्रुप के अंदर। सो आपको उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल। दिस साइड प्राची साइनिंग ऑफ। बाय बाय।